अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारा पहला मैराथन क्लास का लाइव सेशन है, क्वेश्चन आंसर सेशन है। और इट वाज सपोज टू स्टार्ट एट 11 o'clock बट आई वाज स्लीपिंग। आई जस्ट स्लेप्ट एंड आई वोक अप। और अभी मैं जागा हूँ तो मुझे याद आया कि आई हैड टू कंडक्ट अ सेशन विद यू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यू कैन स्टार्ट आस्किंग योर क्वेश्चंस वन बाय वन। और माइक्स आप अपनी कोशिश करें कि माइक्स आप अपने बंद रखें। और जब आपने क्वेश्चन पूछना हो तो उस वक्त आप अपना माइक ओपन करके तो आप जो भी क्वेश्चन आपने पूछना हो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, आयशा इज सेइंग कि आई हैव ओनली 3 क्वेश्चंस, आफ्टर दैट आई हैव टू लीव, प्लीज आंसर देम। ओके आयशा, यू कैन टाइप योर क्वेश्चंस। आपने जो भी सवाल पूछने हैं आप पूछ लें। जिस बच्चे ने जो भी सवाल पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल पूछ के उसके बाद आप क्लास को लीव भी कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन जस्ट आस्क योर क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट इफ यू वांट टू लीव तो यू कैन लीव। बाय द टाइम आयशा इज टाइपिंग हर क्वेश्चंस, तो उस दौरान अगर किसी और ने कोई सवाल पूछना है तो आप अपना कैमरा सॉरी अपना माइक जो है वो ऑन करके तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। जी। ये HSSC की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों की मिक्स क्लास है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर चूंकि आप लोग के क्वेश्चन सेम होते हैं, प्रॉब्लम्स आप लोग के सेम होते हैं, पेपर पैटर्न आप लोगों का सेम है, सिर्फ कंटेंट्स डिफरेंट है ना। कंटेंट्स में भी सिर्फ आपकी पोइट्री और जो प्ले वाला क्वेश्चन है वो आप लोगों का स्लाइटली डिफरेंट होता है। और ग्रामर का पोर्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाकी तो आप लोगों का सेम है। अच्छा, आयशा का पहला सवाल ये है कि इन फर्स्ट ईयर पेपर देयर वाज वन MCQ, दे वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ग्रेट एफर्ट्स। ठीक है, अब सवाल ये है, मैं यहाँ पे सवाल को टाइप भी कर देता हूँ। ठीक है, ये आयशा का क्वेश्चन है। ठीक है, प्लीज आप अपने माइक्स जो है वो अननेसेसरीली ऑन मत करें। जब आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उस वक्त आप अपना माइक ऑन करें। अच्छा, तो आयशा इज सेइंग कि ये दे वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ग्रेट एफर्ट्स। सर, इधर फॉर द ग्रेट एफर्ट्स क्या है? जेरंड फ्रेज है या नाउन फ्रेज है या नाउन क्लॉज है? अब इसमें देखें, इस तरह का जो क्वेश्चन है ना उसको आंसर किया जा सकता है जब हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर क्या चीज़ अंडरलाइंड है। मतलब अगर इस पूरे को आप देखते हैं तो ये तो एक सिंपल एक मेन क्लॉज है। ठीक है, ये एक मेन क्लॉज है। अब इसका मैं आपको अगर एनालिसिस करता हूँ करके देता हूँ तो दे जो है ये इसमें सब्जेक्ट है। वर दे वर रिवॉर्डेड जो है इसमें वर रिवॉर्डेड क्या है? ये इसमें वर्ब क्लॉज है, वर्ब वर्ब फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है। दे वर रिवॉर्डेड। अच्छा, दे वर रिवॉर्डेड। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेंटेंस जो है वो मुकम्मल भी हो जाता है। फॉर देयर ग्रेट एफर्ट्स। ठीक है, देवर अवॉर्डेड फॉर देयर ग्रेट ग्रेट एफर्ट्स। तो अब इसमें ये जो फॉर देयर ग्रेट एफर्ट्स है ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है यानी कि PP है। अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है ये यहाँ पे क्या कर रही है? ठीक है, क्योंकि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है वो सेंटेंस के अंदर 3 फंक्शंस बुनियादी तौर पर परफॉर्म कर सकती है। प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो सेंटेंस के अंदर नाउन फ्रेज भी बन सकती है अगर वो एक नाउन की जगह पर आई हुई हो। और वो एक एडजेक्टिव फ्रेज भी बन सकती है जब वो किसी नाउन को modify करती है। और जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है वो सेंटेंस के अंदर जो है वो एक एडवर्बियल फ्रेज भी बन सकती है जब वो एक वर्ब को मॉडिफाई कर रही हो। अब इसमें देवर रिवॉर्डेड, तो हमारे जहन में एक सवाल आता है कि वाई देवर रिवॉर्डेड, वाई देवर रिवॉर्डेड। तो उस वाई का आंसर है कि फॉर देयर ग्रेट एफर्ट्स। तो अब इसमें ये जो फॉर देयर ग्रेट एफर्ट्स है ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो यहाँ पे रिवॉर्डेड के मुतालिक हमें फर्दर इंफॉर्मेशन दे रही है। तो इन दैट सिचुएशन ये जो होगा ये बेसिकली यहाँ पे एक प्रेपोजिशनल फ्रेज वर्किंग एज एन एडवर्ब होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवा मिर्जा का। एंड शी इज सेइंग कि सर लिंकिंग और एक्शन वर्ब में आपने एक डिफरेंस बताया था, उसको एक दफा क्लियर कर दें। यानी जब हेल्पिंग वर्ब एक्शन वर्ब के साथ इस्तेमाल होगा तो उसे लिंकिंग वर्ब कहेंगे या एक्शन वर्ब? नहीं, ये आपने इसको गलत अंडरस्टैंड किया है। बेसिकली जब जो बी फॉर्म्स है ना, बी फॉर्म्स, ठीक है,
बी फॉर्म्स जिसमें इज, आर, एम, ठीक है, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये वाले वर्ड्स आते हैं जब ये सेंटेंस के अंदर, ठीक है, यूज होते हैं और इनके साथ कोई भी एक्शन वर्ब नहीं होता। जब ये सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं, अरीबा प्लीज अपना माइक बंद कर दें, अगर आपने कोई बात नहीं करनी तो बगैर किसी वजह के माइक जब आप ओपन करते हैं तो उससे शोर होता है। सवाल आपने पूछना है तो बिल्कुल आप माइक ऑन करें, लेकिन पीछे फिर वो आप माइक ऑन कर देते हैं, आपने पूछना कुछ होता नहीं है तो फिर शोर होता रहता है। अच्छा, अब ये जो बी फॉर्म्स हैं, जब ये सेंटेंस के अंदर यूज होती हैं लेकिन इनके साथ कोई मेन वर्ब नहीं, कोई और एक्शन वर्ब नहीं होता, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि अली इज स्मार्ट, अली इज स्मार्ट, तो अब इसमें जो इज है ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। इज यहाँ पे क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है। लेकिन अगर इस को के साथ में एक एक्शन वर्ब भी लगा देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि अली इज प्लेइंग, अली इज प्लेइंग क्रिकेट, अब ये प्लेइंग इसके अंदर आपके पास एक्शन वर्ब एज अ मेन वर्ब आ रहा है, और ये जो इज है ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं दे आर नेवर एक्शन वर्ब्स, ठीक है। लेकिन जब लिंकिंग वर्ब यानी इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि जो इज आर एम यानी कि जो बी फॉर्म्स हैं, जब ये एक्शन वर्ब के साथ आती हैं तो इन दैट केस दे आर द हेल्पिंग वर्ब्स, एंड व्हेन दे आर यूज्ड विदाउट द एक्शन वर्ब तो इन दैट केस दे आर द लिंकिंग वर्ब्स। अच्छा, अगला सवाल आयशा का है कि ही हिमसेल्फ वाज रिलक्टेंट टू टेक दैट इनिशिएटिव। इधर हिमसेल्फ जो है दैट इज एम्फैटिक प्रोनाउन, ही हिमसेल्फ वाज रिलक्टेंट टू टेक दैट इनिशिएटिव, क्योंकि यहाँ पे हिमसेल्फ जो है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, हिमसेल्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो सब्जेक्ट है उसको एम्फसाइज कर रहा है। ही इसमें सब्जेक्ट है, इस अगर सेंटेंस का हम एनालिसिस करें तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, ही वाज इसमें लिंकिंग वर्ब है, रिलक्टेंट जो है, रिलक्टेंट इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और इसमें जो टू टेक दैट इनिशिएटिव है ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है जो कि फर्दर इस रिलक्टेंट को मॉडिफाई कर रही है, रिलक्टेंट को मॉडिफाई कर रही है। रिलक्टेंट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, तो एनीथिंग दैट मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव इज ऑल्सो कॉल्ड एन एडवर्ब, तो ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है जो यहाँ पे एज एन एडवर्ब काम कर रही है। और ये जो हिमसेल्फ है ये यहाँ पे एम्फैटिक प्रोनाउन है, यानी कि हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स, ये तमाम के तमाम वर्ड्स जब सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आते हैं तो उस वक्त ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। एंड अदर देन दैट जो है ये क्या होते हैं, ये सेंटेंस के अंदर फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस होते हैं और ये एम्फैटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद चौधरी हुसैन इज सेइंग कि सर आई एम फ्रॉम एचएसएससी 2, सर हमारा लास्ट क्वेश्चन जो चेंज ऑफ टेंस होता है उसकी जगह कुछ और भी आ सकता है। जी बिल्कुल, उसमें चेंज ऑफ टेंस की जगह पे आपको ट्रांजिशनल डिवाइसेस के ऊपर बेस्ड करता हुआ एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें आपको एक पैसेज दिया गया हो और उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हों और ऊपर ट्रांजिशनल डिवाइसेस दी गई हों और आपको कहा जाए कि इनको आप जो है वो फिल करें। इसके अलावा आपको वो ये भी कह सकते हैं, एक सिनेरियो दे सकते हैं कि भाई आप फला एक पैराग्राफ लिखें हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज करते हुए, एटलीस्ट 5 ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज करते हुए, तो इस तरीके से भी आपको आ सकता है और टेंस चेंज करने के लिए भी आपको आ सकता है। अच्छा सर, दे वर रिवॉर्डेड फॉर व्हाट, नहीं, फॉर व्हाट को तब आंसर करता अगर यहाँ पे होता ना कि देवर रिवॉर्डेड मनी, या देवर रिवॉर्डेड कैश, ठीक है, फॉर देयर ग्रेट एफर्ट्स, तो फिर वो जो कैश या मनी होता वो रिवॉर्डेड का ऑब्जेक्ट बनता, ठीक है। और उसको फिर फर्दर ये जब मॉडिफाई कर रही होती तो फिर ये उस सूरत में हम इस प्रपोजिशनल फ्रेज को एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, उस सूरत में हम इसको जो है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि रिवॉर्डेड जो है ये यहाँ पे एज अ ट्रांजिटिव वर्ब नहीं आ रहा, ठीक है, एज अ ट्रांजिटिव वर्ब नहीं एक्ट कर रहा, तो जब ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर एक्ट नहीं कर रहा तो फिर इसका मतलब ये है कि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लिंकिंग वर्ब, यस ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जो है इसमें इज जो है दैट इज द लिंकिंग वर्ब। अच्छा, जिशान खान इज आस्किंग कि द कैट कॉट द क्रेजी माउस, ठीक है, अब ये इस पे कल भी डिस्कशन हो रही थी, द कैट कॉट द क्रेजी माउस, ये पर्सोनिफिकेशन क्रेजी की वजह से, जी बिल्कुल, क्योंकि देखें जो ह्यूमन क्वालिटीज होती हैं सिर्फ ह्यूमन एक्शंस नहीं, पर्सोनिफिकेशन जो है उसमें सिर्फ ह्यूमन एक्शंस नहीं होते होते, ह्यूमन क्वालिटीज जो हैं उनको यूज करना भी पर्सोनिफिकेशन में आता है। यानी जब आप कहते हैं द फ्यूरियस स्टॉर्म,
द फ्यूरियस स्टॉर्म। तो फ्यूरी जो है दैट इज अ ह्यूमन क्वालिटी। तो स्टॉर्म को जब आप फ्यूरियस कह रहे हैं तो उस सूरत में क्या होगा, वो भी पर्सोनिफिकेशन होगी। तो यहाँ पर जब आप कह रहे हैं क्रेजी माउस, तो क्रेजी जो है दैट इज अ ह्यूमन क्वालिटी। तो आप माउस को एक ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं, तो इसके अंदर एलिट्रेशन भी है और इसके अंदर जो है वो पर्सोनिफिकेशन भी है। अच्छा, आयशा इज सेइंग कि ही वाज प्रमोटेड बाय द डिपार्टमेंट, ही वाज प्रमोटेड बाय द डिपार्टमेंट फॉर अचीविंग ऑल द टारगेट्स। सो अब इसमें ऑप्शंस हैं पार्टिसिपल फ्रेज, मैं इसको जो है वो कॉपी करके यहाँ पे लिखता हूँ, और फिर उसके बाद मैं इसको, हमजा प्लीज आपने अगर देखें, ये बात आपको मैं कितनी दफ़ा समझाऊं कि आप सिर्फ उस वक्त अपना माइक ओपन करें जब आपने कोई सवाल पूछना है। अगर आपने सवाल नहीं पूछना तो फिर उस सूरत में आपका माइक जो है वो बंद होना चाहिए, ठीक है? तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। अच्छा, अब ये सवाल है, ही वॉज प्रमोटेड बाय द डिपार्टमेंट फॉर अचीविंग ऑल द टारगेट्स। अच्छा, अब इसमें ऑप्शंस जो हैं वो क्या हैं? एक है जी पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। फिर उसके बाद इन्फिनेटिव फ्रेज, फिर उसके बाद एडवर्ब फ्रेज, और उसके बाद जैरन फ्रेज। अच्छा, अब इसमें अगेन वही चीज़ है, अगेन वही चीज़ है कि आप जो है वो देखेंगे कि इसमें अंडरलाइन पार्ट क्या है। तो आयशा, इफ़ यू कैन टेल मी कि इसमें अंडरलाइन पार्ट क्या है, तो फिर मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। और अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं, ही वॉज प्रमोटेड बाय द डिपार्टमेंट। अब इसमें ही जो है ये सब्जेक्ट है, वॉज प्रमोटेड जो है इसमें वर्ब फ्रेज है। अच्छा, बाय द डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, ही वॉज प्रमोटेड बाय द डिपार्टमेंट। तो अब ये इसमें जो बाय द डिपार्टमेंट है, ये बेसिकली क्या है, ये पैसिवाइज्ड ऑब्जेक्ट है, पैसिवाइज्ड ऑब्जेक्ट है, यानी ये है सब्जेक्ट, क्योंकि ये एक पैसिवाइज सेंटेंस है ना। तो बेसिकली इस सेंटेंस को अगर हम इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाएं, तो ये सेंटेंस है कि द डिपार्टमेंट प्रोमोटेड हिम, द डिपार्टमेंट प्रोमोटेड हिम, ये इसका एक्टिव वॉइस बनेगा। तो उसमें क्या है कि डिपार्टमेंट बेसिकली ओरिजिनली एक सब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पे एक पैसिवाइज्ड ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है। ओरिजिनली ये क्या है, बाय बाय द डिपार्टमेंट, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन ये पैसिवाइज्ड स्ट्रक्चर में है। तो जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आते हैं, तो उस सूरत में फिर हम उसको बोलते हैं कि यहाँ पे ही जो है, तो ही जो है यहाँ पे क्या है, ये पैसिवाइज्ड है, और जो डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पे क्या है, पैसिवाइज्ड है। अब इसमें फॉर अचीविंग ऑल द टारगेट्स, फॉर अचीविंग ऑल द टारगेट्स, अब इसमें फॉर जो है ये प्रपोजिशन है, और अचीविंग ऑल द टारगेट्स, अब इसमें अगर आप खाली अचीविंग ऑल द टारगेट्स को अगर आप अंडरलाइन करते हैं, तो अचीविंग ऑल द टारगेट्स जो है ये क्या होगा, ये एक जेरंड फ्रेज होगा। क्यों? क्योंकि प्रपोजिशन के फौरन बाद क्या आता होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन आता होता है। अब यहाँ पे अचीविंग ऑल द टारगेट्स जो है ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो ये क्या होगा, दैट विल बी द जेरंड फ्रेज। जेरंड फ्रेज क्यों होगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, अगर इस पूरे को अंडरलाइन करते हैं, तो ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज होगी, जो कि सेंटेंस के अंदर एडवर्ब के तौर पर, क्योंकि ही वाज प्रमोटेड बाय द डिपार्टमेंट, क्यों प्रमोट किया गया, व्हाई ही वाज प्रमोटेड, फॉर अचीविंग ऑल द टारगेट्स। अगर इस पूरे को अंडरलाइन करते हैं, तो चूंकि ऑप्शंस के अंदर हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज नहीं है, तो ये बेसिकली एक प्रपोजिशनल फ्रेज जो है वो यहाँ पे एडवर्ब के तौर पर काम कर रही है। अगर अचीविंग ऑल द टारगेट्स को लेते हैं, तो अचीविंग ऑल द टारगेट्स जो है ये क्या होगा, ये यहाँ पे एक जो है वो जेरंड फ्रेज बनेगा। अच्छा, मौसन का सवाल है कि सर एडीएम्स को डिफाइन कर दें जो चेंज हुई है इसमें। व्हाट डू यू मीन बाय एडीएम्स? आई डोंट नो व्हाट एडीएम्स आर। अच्छा, निम्रा इज आस्किंग कि सर दीज आर आवर कार्स। तो दीज यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव, या दीज कार्स आर आवर्स। तो दीज जो है, जब आपके पास सेंटेंस है, लेट्स सपोज के दीज कार्स आर आवर्स, तो अब इसमें दीज कार्स आर आवर्स के अंदर जो दीज है ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये नाउन के बिल्कुल साथ आया हुआ है। तो इसमें दीज जो है दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और आवर्स जो है ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है। आवर्स जो है ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है। अच्छा, फिर उसके बाद ये टेस्को मोबाइल, आई डोंट नो व्हाट योर एक्चुअल नेम इज। मैं आपके क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं उसको लिख के फिर उसको मैं पढ़ूंगा भी, और फिर उसको मैं आंसर भी करूँगा। अच्छा, तो बच्चा आप पूछ रहे हैं कि सर माय क्वेश्चन इज दैट he asked the guest if he would mind going over there. Sir, if we change narration of this sentence, then can there be replaced by here? नहीं, हेयर देयर में तब्दील होता है, यानी कि हेयर जो है वो देयर में तब्दील होगा, लेकिन देयर देयर ही रहेगा। ठीक है, जो फर्स्ट डिग्रीज होती हैं वो सेकंड डिग्री में जाती हैं, लेकिन सेकंड डिग्री चेंज नहीं होती। जैसे विल वुड में जाता है, लेकिन वुड चेंज नहीं होता।
कैन कुड में जाता है लेकिन कुड चेंज नहीं होता, शेल शुड में जाता है लेकिन शुड चेंज नहीं होता, मे माइट में जाता है लेकिन माइट आगे चेंज नहीं होता। इसी तरीके से जो दिस है वो दैट में जाता है लेकिन दैट आगे किसी में चेंज नहीं होता। इसी तरीके से दिस जो हेयर है वो तो देयर में तब्दील होता है लेकिन देयर जो है वो आगे किसी में तब्दील नहीं होता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऊपर मैं जाता हूँ। अच्छा, अबीरा का सवाल है कि शी नीड्स, और ब्रैकेट के अंदर है टू राइट अ लेटर। ठीक है, शी नीड्स, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं इसको टाइप करके और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अब सवाल है अबीरा का कि शी नीड्स टू राइट अ लेटर। ठीक है, तो अब इसमें हेयर जो इन्फिनेटिव है यानी कि टू राइट यहाँ पे इन्फिनेटिव है। तो टू राइट यहाँ पे किसके तौर पर फंक्शन कर रहा है? एडवर्ब के तौर पर, नाउन के तौर पर, ठीक है, या वर्ब के तौर पर, या एडजेक्टिव के तौर पर? अब इसमें देखें ना कि हमारे पास सवाल है कि शी नीड्स, ठीक है, शी नीड्स। नाउ शी नीड्स व्हाट? शी नीड्स व्हाट? यहाँ पे हो सकता है कि शी नीड्स मनी, शी नीड्स शुगर, शी नीड्स अ ब्रेड, शी नीड्स हेल्प। क्या उसको चाहिए? तो अब इसमें टू राइट अ लेटर जो है ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है जो कि सेंटेंस के अंदर क्योंकि ऑब्जेक्ट बन रही है तो दिस इज फंक्शनिंग एज अ नाउन। ये यहाँ पे नाउन के तौर पर फंक्शन कर रहा है। ठीक है। अच्छा सर, जिशान इज आस्किंग सर, एचएसएससी 1 प्री बोर्ड एब्स्ट्रैक्ट के सेकंड लास्ट एमसीक्यू में चेंज इन द नरेशन में टुमारो जो है वो नेक्स्ट डे में चेंज नहीं हुआ था। तो होना चाहिए टुमारो जो है उसको नेक्स्ट डे में, जब आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में लेकर जाते हैं तो टुमारो जो होता है वो नेक्स्ट डे में चेंज होता है। हाँ, अगर टुमारो जो है वो किसी कोटेशन का हिस्सा हो, यानी कि किसी यूनिवर्सल ट्रुथ का हिस्सा हो, जैसे फॉर एग्जांपल नेवर लीव योर टास्क, नेवर नेवर लीव योर टास्क ऑन टुमारो। तो अब ये क्या है? ये एक एनेक्डोट है, तो जो एनेक्डोट होते हैं हम लोग जो है वो, ठीक है। अब ये देखें ना, बैक पे आपकी मोटरसाइकिल चल रहे हैं, आपने माइक ऑन कर दिया, इस चीज से फिर मुझे बहुत ताप चढ़ती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल्ला अमजद का कि व्हाट इज एब्सोल्यूट फ्रेज? अच्छा, एब्सोल्यूट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होती है? एब्सोल्यूट फ्रेज बेसिकली एक ऐसी फ्रेज होती है जो कि सेंटेंस के अंदर, एब्सोल्यूट फ्रेज, अब ये इसको सारे बच्चे गौर से सुने। एब्सोल्यूट फ्रेज, एब्सोल्यूट फ्रेज बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो सेंटेंस के अंदर किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को मॉडिफाई करने की बजाय, यानी कि जिस तरह होता है ना, एडवर्ब्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, तो एडवर्ब जो है वो सेंटेंस के अंदर किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है, या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा होता है, या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है। एडजेक्टिव्स हैं तो वो नाउन्स को मॉडिफाई कर रहे होते हैं या प्रोनाउंस को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तो एब्सोल्यूट फ्रेज एक ऐसी फ्रेज होती है जो सेंटेंस के अंदर किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को मॉडिफाई करने की बजाय पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रही होती है, पूरे सेंटेंस को। अब अगर मैं आपको एब्सोल्यूट फ्रेज की एग्जांपल दूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फ्रेज बनाता हूँ कि जस्ट इन केस, जस्ट इन केस इफ यू नीड हेल्प प्लीज लेट मी नो। ठीक है, जस्ट इन केस इफ यू नीड हेल्प प्लीज लेट मी नो। अब इसमें इफ यू नीड प्लीज लेट मी नो जो है ये आपके पास एक मेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक आपके पास एक मेन स्ट्रक्चर है जिसमें इफ यू नीड हेल्प जो है ये कंडीशनल क्लॉज है, और प्लीज लेट मी नो जो है रिजल्ट क्लॉज है। अब इसमें ये जो जस्ट इन केस है ना, ये एक एब्सोल्यूट फ्रेज है। ये क्या है? ये एक एब्सोल्यूट फ्रेज है। इनको हम एब्सोल्यूट फ्रेजेस भी बोलते हैं, और इनको हम लोग जो है वो एब्सोल्यूट मॉडिफायर्स भी बोलते होते हैं, एब्सोल्यूट मॉडिफायर्स भी बोलते होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आप ये यहाँ पे ये कहता हूँ कि हैविंग एंगर इन इन देयर आईज, ठीक है, हैविंग एंगर इन आईज, ठीक है, हैविंग एंगर इन आईज, द रेसलर्स लुक्ड एट ईच अदर। ठीक है, द रेसलर लुक्ड एट ईच अदर। अब इसमें ये जो हैविंग एंगर इन देयर आईज है, ये ना तो यहाँ पे रेसलर्स को मॉडिफाई कर रहा है, ना ये लुक को मॉडिफाई कर रहा है, ना ये एट ईच अदर को मॉडिफाई कर रहा है। ये बेसिकली पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरीके से जब मैं ये कहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली द बॉय कुडंट, ठीक है, क्लाइम द वॉल। तो अब इसमें ये जो अनफॉर्चुनेटली है ये पूरे स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर रहा है।
तो यहाँ पे जब ये पूरे स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर रहा है तो ये क्या होगा, ये एक एब्सोल्यूट मॉडिफायर होगा। ठीक है, या फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम हेड बॉय ऑफ माई कॉलेज, वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जिशान। जब आप कहते हैं कि फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम हेड ऑफ माई कॉलेज बॉय, तो अब इसमें जो फ्रैंकली स्पीकिंग है, ये बहुत मजे की एग्जाम्पल दी है जिशान ने। अब इसमें देखें ना कि फ्रैंकली स्पीकिंग जो है ये यहाँ पे ना तो आई एम को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, एक मिनट, मैंने इसको कॉपी किया था, ये क्या हो गया मेरा आज पता नहीं, जो माउस है उसको कुछ मसला हुआ है। अब इसमें फ्रैंकली स्पीकिंग जो है ये पूरे स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एक एब्सोल्यूट फ्रेज होगी और एब्सोल्यूट मॉडिफायर होगा। मायरा इज सेइंग कि इट मींस कि एब्सोल्यूट फ्रेज इंडिपेंडेंट होता है, होल सेंटेंस पर डिपेंड नहीं करता। नहीं, इंडिपेंडेंट तो कभी भी नहीं हो सकता। जो फ्रेज होती है वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। आप ये कह सकते हैं कि फ्रेज एक ऐसी चीज होती है कि जो मतलब जो अपना जिसका मीनिंग किसी एक स्पेसिफिक इवेंट के साथ जो है वो टाइड या लिंक नहीं होता। ठीक है, हैंड्स हैंड्स शेकिंग आई सैट डाउन टू द टेस्ट, यस एग्जैक्टली दिस कैन बी एन एग्जांपल। अच्छा, उसके बाद अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरा आप तवज्जो से देखिएगा, गौर से देखिएगा सारे बच्चे जो हैं। अब सवाल ये है कि इसमें कुछ टर्म्स बच्चे ने पूछी हैं और वो कह रहे हैं कि सर इनको समझा दें। ठीक है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और आपसे अक्सर जो है वो पेपर में ये पूछी भी जाती हैं। सबसे पहले है साइनिक टॉचे, उसके बाद है ट्रांसफर्ड एपिथेट, उसके बाद है यूफेमिज्म और उसके बाद है टोटोलॉजी। ठीक है, टोटोलॉजी, अब इसको जरा गौर से समझिएगा। ठीक है, गौर से समझिएगा। अब साइनिक टॉचे क्या होता है? साइनिक टॉचे बेसिकली ये है। अब साइनिक टॉचे के साथ एक मुझे एक और भी टर्म आपको समझानी पड़ेगी क्योंकि ये अक्सर जो हैं ये बच्चों को जो है वो कंफ्यूज करती हैं, साइनिक टॉचे और मेटोनमी। साइनिक टॉचे और मेटोनमी। उर्दू के अंदर आपने एक टर्म पढ़ी होगी, मुजाज मुरसल। मुजाज मुरसल, कुल कहकर जुज मुराद लेना, जुज कहकर कुल मुराद लेना। और इसके अलावा आपने एक और टर्म पढ़ी होगी जो है वो किनाया। किनाया और मुजाज मुरसल। अब साइनिक डॉचे में क्या होता है? साइनिक डॉचे जो है उसमें बेसिकली होता ये होता है कि जब आप होल, जिस एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें होल जो है वो पार्ट को इंडिकेट कर रहा हो, यानी आप होल कह के और पार्ट की बात कर रहे हो या पार्ट पार्ट से आप होल मुराद ले रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड साइनिक टॉचे। जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि द कैप्टन सेड, ठीक है, द कैप्टन सेड ऑल हैंड्स ऑन द डेक, ऑल हैंड्स ऑन द डेक। अच्छा, इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान पाकिस्तान वॉन द मैच, पाकिस्तान वॉन द मैच। तो अब यहाँ पे ऑल हैंड्स जो है, यहाँ पे हैंड्स क्या है, मतलब वो हैंड से मुराद क्या ले रहा है? हैंड से मुराद वो सिर्फ हाथों को नहीं कह रहा बल्कि वो कह रहा है कि तमाम लोग। हैंड से क्या मुराद है? हैंड से तमाम लोग मुराद हैं, सब सब लोग जो हैं वो मुराद हैं। पाकिस्तान से मुराद क्या है? पाकिस्तान से मुराद पूरा पाकिस्तान नहीं है बल्कि पाकिस्तान की टीम मुराद है। तो जुज कहकर कुल मुराद लेना या कुल कहकर जुज मुराद लेना, ये होता है साइनिक टॉचे। मेटोनिमी क्या होती है? मेटोनिमी वो होती है कि जब जिसमें आप कुल और जुज का रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन दो चीजें जो सिंबॉलिकली एक दूसरे के साथ क्लोजली एसोसिएटेड हैं, जब उसमें आप एक सिंबॉलिक जो एंटिटी है उसको आप उससे जुड़ा हुआ जो स्ट्रक्चर है या ऑब्जेक्ट है या एंटिटी है उसके लिए जब आप यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मेटोनिमी। जिस तरह मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं कि लर्न फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, तो अब जो क्रेडल है ये क्या है? क्रेडल सिंबलाइज करता है, क्रेडल एक किनाया है किसके लिए? क्रेडल एक किनाया है चाइल्डहुड के लिए। ग्रेव जो है वो एक किनाया है बुढ़ापे के लिए, मौत के लिए, यानी कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक इल्म हासिल करो। तो अब ये क्या है? ये एक मेटोनिमी है। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट वो होता है, सबसे पहले ट्रांसफर्ड एपिथेट को समझने के लिए हमें सबसे पहले एपिथेट का पता होना चाहिए कि एपिथेट क्या होती है। एपिथेट बेसिकली वो होता है कि जब आप रिपीट करते हैं मेटोनिमी की एग्जांपल। मेटोनिमी की देखें, मेटोनिमी की काफी सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं कि द व्हाइट हाउस डिसाइडेड, द व्हाइट हाउस डिसाइडेड, तो अब जो व्हाइट हाउस है ये एक सिंबल है अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए, अमेरिकन गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, जुज और कुल वाला रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि ये एक किनाया है अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए। इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि लर्न फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, तो क्रेडल जो है वो एक किनाया है जवानी के बचपन के लिए, और ग्रेव जो है वो एक किनाया है किसके लिए? डेथ के लिए या ओल्ड एज के लिए। तो मेटोनिमी में ये रिलेशनशिप होता है। मेटोनिमी में कुल और जुज का रिलेशनशिप नहीं होता बल्कि किनाया करीब या किनाया बाइद का रिलेशनशिप उसमें होता है। ट्रांसफर्ड एपिथेट में देखें, एपिथेट क्या होता है? जब आप किसी भी चीज को उसके अल्टरनेटिव नेम के साथ रेफर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एपिथेट। जिस तरह मिसाल के तौर पर आप कहते हैं द सिटी ऑफ गार्डन, ठीक है,
सिटी ऑफ गार्डन, तो लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन कहते हैं, तो दैट इज एपिथेट। इसी तरीके से जब आप कहते हैं मिसाल के तौर पर शेर बंगाल, अब शेर बंगाल जो है, शेर मैसूर जो है ये टीपू सुल्तान के लिए एक एपिथेट के तौर पर आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कायदे आजम जो है ये एक एपिथेट है मोहम्मद अली जिन्ना के लिए। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट ये होता है कि जब आप एक सेंटेंस के अंदर या एक स्ट्रक्चर के अंदर जो एक चीज की का एपिथेट होता है, एक चीज की जो क्वालिटी होती है, वो आप उससे किसी दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। जिस तरह मिसाल के तौर पर जब मैं कहता हूं कि स्लीपलेस आई हैड अ स्लीपलेस नाइट, तो अब इसमें नाइट तो स्लीपलेस नहीं है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो जो नाइट है, नाइट के लिए आपने स्लीपलेस का एपिथेट जो है वो यूज किया, जबकि नाइट तो स्लीपलेस नहीं थी, जो बंदा बात कर रहा है वो खुद स्लीपलेस था। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई वॉज स्लीपलेस, वो स्लीपलेस की जो एपिथेट है उसको अपने बारे में अपने साथ एसोसिएट करने की बजाय वो नाइट की तरफ उसने ट्रांसफर कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। यूफेमिज्म क्या होता है? यूफेमिज्म ये होता है बेसिकली कि किसी भी एक्सप्रेशन में जो जो डायरेक्ट या प्लेन वर्ड्स होते हैं वो यूज करने की बजाय जब आप अल्टरनेटिव पोलाइट वर्ड्स यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म, यूफेमाइज कर देना। जिस तरह मिसाल के तौर पर जब आप वॉशरूम जा रहे होते हैं, तो बजाय आप ये कहें कि मैं पेशाब करने जा रहा हूँ, तो अजीब सा लगता है, तो आप कहते हैं कि आई नीड टू रिफ्रेश माई सेल्फ। इसी तरीके से जब कोई बंदा मर जाता है, तो बजाय इसके कि हम ये कहें कि फलां मर गया, अगर आप कहते हैं कि फलां मर गया, मेरे चाचू मर गए, मेरी खाला मर गई, ठीक है, या हमारे मोहल्ले में एक बंदा मर गया, तो हम मर गया का लफ्ज अगर इस्तेमाल करते हैं थोड़ा हार्ड सा लगता है, हार्श सा लगता है, हम कहते हैं वो अल्लाह को प्यारा हो गया। ठीक है, जहाने फानी से रुखसत हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, अगले जहान चले गए, ठीक है, अगला जहान सुधार गए। तो अब ये क्या होता है? ये यूफेमिज्म होता है, चीजों को यूफेमाइज कर देना। ठीक है, चीजों को प्लेन सिंपल डायरेक्ट जो वोकैबलरी होती है उसकी बजाय आप उसको एक पोलाइट वे में जब आप कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म। टोटोलॉजी क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, टोटोलॉजी जो है दैट इज सनत तकरार, जिस तरह उर्दू में होती है। एक ही चीज के लिए, एक ही एक्सप्रेशन के लिए जब आप डिफरेंट वर्ड्स लेकर आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माय डियर ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल टीचर, तो ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल, डियर, ये तीनों एक ही चीज को आप डिफरेंट वर्ड्स के लिए के साथ आप उसको जब रेफर कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। अच्छा, लिटोटस और यूफेमिज्म में क्या फर्क है? लिटोटस, सवाल यह है कि सर लिटोटस और यूफेमिज्म में क्या फर्क है? देखिए, यूफेमिज्म में आप क्या कर रहे होते हैं? यूफेमिज्म में आप अल्टरनेटिव वोकैबलरी यूज कर रहे होते हैं, अल्टरनेटिव वोकैबलरी यूज कर रहे होते हैं, डायरेक्ट वोकैबलरी यूज करने की बजाय। लिटोटस जो है दैट इज ऑपोजिट ऑफ हाइपरबल। ठीक है, हाइपरबल में क्या होता है? सनत मुबालगा होती है, और उसके ऑपोजिट जो है दैट इज लिटोटस, जिसको हम लोग अंडरस्टेटमेंट भी बोलते हैं। लिटोटस जो है इसको अंडरस्टेटमेंट भी कहा जाता है। अब इसमें आप क्या करते हैं? ये हो गया अंडरस्टेटमेंट। इसमें आप ये करते हैं कि आप बजाय इसके कि डायरेक्ट आप एक्सप्रेस करें, आप किसी चीज का, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल एक डेफिनेशन, एक वर्किंग डेफिनेशन लिख देता हूँ। एक्सप्रेसिंग समथिंग बाय नेगेटिंग इट्स ऑपोजिट। किसी चीज को का जो ऑपोजिट है उसको नेगेट करके आप एक इवेंट को या एक चीज को आप एक्सप्रेस करते हैं। इस तरह मिसाल के तौर पर जीनियस का ऑपोजिट क्या है? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ जीनियस? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ जीनियस? फूल। ठीक है, अब फूल को आप जब नेगेट करते हैं, आप कहना चाहते हैं कि आई एम जीनियस, आप कहना ये चाहते हैं कि आई एम जीनियस। अब आप क्या करते हैं? आप इसके ऑपोजिट को नेगेट कर देते हैं और आप कहते हैं कि आई एम नॉट अ फूल, आई एम नॉट अ फूल। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिटोटस, अंडरस्टेटमेंट करना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिटोटस। ठीक है। अच्छा, अब जिशान आपके सवाल पूरे हो गए। उसके बाद मैं देखता हूँ और ऊपर क्या सवाल आए हुए हैं। हमजा इज सेइंग कि द चिल्ड्रन रैन डैश द पार्क, देयर लाफ्टर echoing डैश द ट्रीज, आंसर ऑफ दिस सर। ये हो जाए इसमें, द चिल्ड्रन रैन टू द पार्क भी हो सकता है, द चिल्ड्रन रैन इन द पार्क भी हो सकता है, द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द पार्क भी हो सकता है, देयर लाफ्टर echoing among द ट्रीज भी हो सकता है। ठीक है,
देयर लाफ्टर echoing among the trees, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे एज एन ओपन क्वेश्चन अगर आप पूछें तो इसमें ये वाली पॉसिबिलिटीज जो है वो आ सकती हैं, ठीक है। मेरी वॉइस अगर आपको सही नहीं आ रही तो प्रॉबेबली उसकी बुनियादी वजह यही होगी कि आपके पास इंटरनेट जो है वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये एक निम्रा का क्वेश्चन है जिसमें उसने एक पिक्चर जो है वो सेंड की हुई है, और यहाँ पे उसने क्या ये लिखा हुआ है कि ये जो सीवी है उसमें जहाँ पे आपने एड्रेस लिखना होता है तो उसमें आप, या जहाँ आपने एक्सपीरियंस लिखना होता है सीवी बनाते हुए या रिपोर्ट लिखते हुए, तो उसमें किसी कंपनी का नाम लिखने की बजाय उसकी जगह पे LMN ABCD इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग के फॉर एग्जांपल नेस्ले पाकिस्तान, ठीक है, वर्क एज मैनेजर इन नेस्ले पाकिस्तान, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कंपनी, ठीक है, कंपनी LMN या PQR, कोई भी आप हाइपोथेटिकल वैल्यू जो है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि आपने कंपनी का नाम ही लिखना होता है। एनोलॉजी क्या होती है? एनोलॉजी बेसिकली दो चीजों के दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप करना, सिर्फ चीज को वाजे करने के लिए, एक एम्बिग्विटी जो है उसको क्लियर करने के लिए जब आप एक मिसाल देते हैं, यानी कि मिसाल देकर बात को वाजे करना, दैट इज कॉल्ड एनोलॉजी, ठीक है। मिसाल देकर, जिस तरह एनोलॉजी की मैं अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं एनोलॉजी की, तो जिस तरह अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि अपनी हदीस पाक में आता है ना कि अल्लाह के नबी ने अपनी दोनों उंगलियां उठाई और फरमाया कि क़यामत वाले दिन मैं और रोजेदार ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगलियां जो हैं वो एक दूसरे के साथ साथ हैं। अब ये एनोलॉजी है, मिसाल देकर किसी बात को समझाना जो है, दैट इज कॉल्ड एनोलॉजी। फिर एनोलॉजी के अंदर जो है वो एनोलॉजी जो है वो सिमिली की सूरत में हो सकती है, मेटाफोर की सूरत में हो सकती है, मुख्तलिफ चीजों में हो सकती है। एपिग्राम और पैराडॉक्स में क्या डिफरेंस है? एपिग्राम एक विटी सेइंग होती है, एक अकवाले जर्री आप इसको कह सकते हैं, जो अकवाले जर्री होते हैं उनको एपिग्राम्स कहा जाता है। अ शॉर्ट विटी सेइंग, ठीक है, अ शॉर्ट विटी सेइंग जो है दैट इज कॉल्ड एपिग्राम। जबकि पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स पैराडॉक्स एंड अपेरेंटली, ठीक है, एंड अपेरेंटली कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, ठीक है, एन अपेरेंटली कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट जो अपेरेंटली कंफ्यूजिंग हो, ठीक है, बट हैज अ डीप फिलोसॉफिकल मीनिंग, ठीक है, बट हैज अ डीप फिलोसॉफिकल मीनिंग। एक ऐसी स्टेटमेंट जो अपेरेंटली तो कंफ्यूजिंग है, लेकिन उसके बैक पे जो है वो कोई ना कोई उसमें कोई डीप मीनिंग छुपा हुआ है, तो उसको हम लोग जो है वो पैराडॉक्स बोलते हैं। जो एक एपिग्राम जो है वो एक पैराडॉक्स एक एपिग्राम भी हो सकती है, ठीक है। एक हो सकता है कि ऐसी चीज हो जो एपिग्राम भी हो और साथ ही साथ जो है वो एक पैराडॉक्स भी हो, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि हर पैराडॉक्स एपिग्राम होता है और हर एपिग्राम जो है वो पैराडॉक्स होती है। जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। अब ये शेक्सपियर ने कहा था ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, कि समझदारी की सबसे आला मंजिल ये है कि आपके कलाम के अंदर इख्तसार आ जाए। ब्रेविटी मीन टू द पॉइंट बात करना, कि टू द पॉइंट बात करना जो है ये क्या है? ये अकल के मुकम्मल होने की अलामत है। अब ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ग्रीड इज कर्स, ये सारी की सारी एपिग्राम्स हैं, ये सब की सब एपिग्राम्स हैं। लेकिन ये सारी की सारी जो अभी मैंने तीन आपको एग्जांपल्स दी हैं एपिग्राम्स की, ये तीनों एपिग्राम्स जो हैं ये तीनों एपिग्राम्स पैराडॉक्सेस नहीं है, पैराडॉक्सेस नहीं है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर मैं एक आपके सामने सेंटेंस लिखता हूँ कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो अब चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन जो है ये पैराडॉक्स है। बज़ाहिर फौरन पढ़ने से हमें ये बात समझ नहीं आती, कहते हैं फादर जो होता है बच्चा तो बाप का बेटा होता है, बच्चा बाप कैसे बन गया? बच्चा जो है वो इंसान का बाप कैसे बन गया? लेकिन जब हम इस पे गौर करते हैं तो हमें समझ आती है कि हाँ, बात तो ऐसी है कि वही बच्चा जो है वो बड़ा होगा तो उससे इंसान की नस्ल चलेगी। सर अच्छा, फिर उसके बाद सर्कमलोकेशन और टोटोलॉजी एक ही चीज है, टोटोलॉजी और सर्कमलोकेशन एक ही चीज होती है। थीम वन वर्ड होती है, थीम टू वर्ड्स भी हो सकती है। अच्छा, वकार निसा सिंह सर, इफ आई एम नॉट सेइंग, आपने जो हदीस मेंशन की है वो ऑर्फन की कफालत के लिए थी। देखें, अल्लाह ताला के नबी ने काफी जगहों पर ये उंगली वाली एग्जांपल दी है, ठीक है। तो आई कैन बी रॉन्ग, यस, इफ आई एम रॉन्ग तो अल्लाह ताला मुझे मेरी लफ्जिश को मुआफ फरमाए, बट एज पर माई नॉलेज रोजेदार के मुतालिक भी ऐसी ही हदीस जो है वो मौजूद है,
जी जी बेटा। जी कोई बच्चा जी मुबश्शिर बेटा। जी मुबश्शिर, यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? अच्छा, ट्रांजिशनल डिवाइसेस के मुतालिक ये होता है, आयशा आयशा इज सेइंग कि सर मैं आई एम कंफ्यूज्ड इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस बिकॉज आपने जो नोट्स दिए हैं उसमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, और हमारे कॉलेज में जो करवाए गए हैं उनके अलावा भी हैं, और उससे आती हैं, तो जिसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए, ट्रांजिशनल डिवाइसेस तो एक सिंपल सी चीज़ है कि कनेक्टर्स होते हैं ना, तो आपको उनके मुतालिक वैसे भी पता होना चाहिए, ऐसे राइटिंग के अंदर, पैराग्राफ राइटिंग के अंदर, लेटर राइटिंग के अंदर, समरी के अंदर आपको ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो है वो हेल्प आउट करती हैं। मेरा एक 33 मिनट्स का लेक्चर है ट्रांजिशनल डिवाइसेस के ऊपर। मैं इसके बाद आपके साथ उसका लिंक जो है वो क्लास में भी शेयर कर दूंगा। उसमें मैंने बहुत डिटेल के साथ ट्रांजिशनल डिवाइसेस को एक्सप्लेन किया है, किस तरह से वर्क करती हैं, किस तरह से आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनका उनका डिफरेंस कैसे पता चलता है। तो आई वुड रिकमेंड ऑल द स्टूडेंट्स टू गो थ्रू दैट लेक्चर इफ यू आर हैविंग ट्रबल विद द ट्रांजिशनल डिवाइसेस। अच्छा, अब उमर का सवाल है कि सर आयरनी क्या होती है? ठीक है, आयरनी क्या होती है? आयरनी बेसिकली क्या होता है? आयरनी इज बेसिकली यू नो व्हेन समथिंग इज डिफरेंट, ठीक है, फ्रॉम हाउ इट अपीयर्स। ठीक है, तो जो डिफरेंस बिटवीन अकरेंस, ठीक है, अकरेंस एंड इंटेंशन होता है ना, कि आपकी इंटेंशन कुछ और है लेकिन जो अकरेंस है वो अलग है, तो उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड आयरनी। यानी आप कह कुछ रहे हैं, अल्फाज आपके कुछ और हैं। मतलब जब आप ये कह रहे हो कि आज बहुत प्यारे लग रहे हो, जबकि आप कहना ये चाह रहे हैं, जबकि आप अगले बंदे को प्यारा नहीं कहना चाह रहे बल्कि आप उसको मॉक कर रहे हैं। या आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन लिटरल एंड इंटेंशनल मीनिंग, कि आपकी जो लिटरल लैंग्वेज है, आप जो अल्फाज यूज कर रहे हैं, आप बिल्कुल उसके ऑपोजिट मीनिंग मुराद ले रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड आयरनी। फिर आयरनी की तीन जो टाइप्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें वर्बल आयरनी है, जब अल्फाज के जरिए आप करते हैं, अल्फाज के जरिए आप तंज करते हैं। ठीक है, मतलब किसी लिस्से आदमी को कहना, पहलवान की हालत है, ठीक है, इधर आप पहलवान। तो अब ये क्या है? ये वर्बल आयरनी है। अब सिचुएशनल आयरनी क्या होती है? सिचुएशनल आयरनी होती है कि जब कोई चीज जो एक खास मकसद के लिए मौजूद है, ठीक है, जब वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट इवेंट होता है, तो दैट इज कॉल्ड सिचुएशनल आयरनी। जैसे पुलिस स्टेशन वाज रॉब्ड, ठीक है, इसी तरीके से ही वॉन द रेस विद अ ब्रोकन लेग, ठीक है, ही क्लाइंब्ड अप द हिल विद अ ब्रोकन लेग। अब ये सिचुएशनल आयरनी है। द कॉबलर सन हैज नो शूज, ठीक है, तो ये सिचुएशनल आयरनी है। उसके बाद होती है ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी वो होती है कि जब किसी भी कहानी के अंदर एक इवेंट वकू पजीर हो रहा होता है, और वो इवेंट जो होता है वो बेसिकली जो रीडर है उसको पहले पता चल जाता है, और उस इवेंट का इफेक्ट जिस कैरेक्टर को कहानी के अंदर हो रहा होता है उसको बाद में पता चलता है। यानी मिसाल के तौर पर आप एक फिल्म देख रहे हैं जिसमें हीरो जो है, हीरो के दोस्त को कुट पड़ रही है, और उधर से हीरो उसको बचाने के लिए जा रहा है, तो आपको पता चल जाता है, लेकिन वो जो कहानी के जो किरदार हैं, यानी कि जो विलन की पार्टी है, उनको पता नहीं चलता, आपको पहले पता चल जाता है, तो दैट इज ड्रामेटिक आयरनी। अरीबा इज आस्किंग कि सर पान के बारे में बता दें। पान बेसिकली क्या होता है? इट इज कॉल्ड प्ले ऑन वर्ड्स, ठीक है, अ प्ले ऑन वर्ड्स जो है ये पान कहलाता है, अ प्ले ऑन वर्ड्स। यानी जब आप एक लफ्ज जो है, इसको हम लोग उर्दू में अगर मैं आपको बताऊं तो उर्दू में इसको सनअत इहाम बोलते हैं। इहाम, वहम पैदा करना। एक लफ्ज जो है उसके दो मीनिंग हैं, और आप उसको इस अंदाज में यूज करते हैं कि एट अ टाइम उसके दोनों मीनिंग मुराद लिए जा सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मिसाल के तौर पर आप जब कहते हैं कि यू नो इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। ये एक बड़ी फेमस एग्जांपल है जो कि अक्सर आपको टीचर, इंग्लिश के टीचर जो है वो देते हैं। इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स अपॉन द लिवर। तो अब इसमें लिवर जो है, लिवर के दो मीनिंग है, एक तो जिगर और दूसरा जिंदगी गुजारने वाला। अब इसमें दोनों मीनिंग आ रहे हैं, और उर्दू के जो टीचर्स हैं वो आपको ये समझाते हुए मोमिन खान मोमिन का वो शेर सुनाते हैं कि शब जो मस्जिद में जा जा कटी मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। तो अब वो खुदा खुदा करके जो है ये क्या है? ये पन है। अब इसमें खुदा खुदा करके इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अल्लाह अल्लाह करके, और ये भी हो सकता है कि बड़ी मुश्किल से। ठीक है। अच्छा, खुरम इज आस्किंग कि सर पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर और आयरनी में फर्क बता दें।
तो पर्सोनिफिकेशन, आयरनी और मेटाफोर में वही फर्क है जो पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका में फर्क है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन एक बिल्कुल अलग चीज है, उसमें आप बेजान चीजों को ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं। मेटाफोर में आप दो ऑपोजिट चीजों को, दो मुख्तलिफ चीजों को आप एक कॉमन फीचर की बुनियाद पे कंपेयर करते हैं, ठीक है। और जो तीसरा क्या था, आयरनी, आयरनी में तो तंज होता है, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ऑक्सीमोरॉन और एंटीथेसिस में क्या डिफरेंस है? ऑक्सीमोरॉन में ये होता है कि जब आप दो ऑपोजिट वर्ड्स को लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि आई सॉ द बर्निंग आइस, आई सॉ द बर्निंग आइस। अब ये जो बर्निंग आइस है, इसमें बर्न और आइस जो है ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। अब एक चीज के लिए आप एक ऐसा स्ट्रक्चर यूज करते हैं जिसके अंदर दो वर्ड्स होते हैं जो कि एक दूसरे का पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, जो एक दूसरे का पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, ठीक है। जबकि एंटीथेसिस में क्या होता है, एंटीथेसिस में दो सेपरेट स्टेटमेंट्स होती हैं, दो सेपरेट, ये स्टेटमेंट वन है, ये स्टेटमेंट टू है। अब इस स्टेटमेंट के अंदर दो वर्ड्स या दो फ्रेजेस या दो क्लॉजेस ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है। इसमें ऑक्सीमोरॉन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट होता है वो एक होता है, एंटीथेसिस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स दो होते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो यस, सॉर्टेड बोन जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरॉन, सॉर्टेड बोन जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। सर सिनोनिम एंटोनिम के बारे में बता दें, वोकैबुलरी इज सो एक्सटेंडेड एंड देयर आर मोर देन 2 एमसीक्यूज ऑफ वोकैबुलरी। तो ये बेटा ऐसे ही है, जैसे मिसाल के तौर पर आप एक दो दिन के बच्चे को अगर आप कहें कि भाई तुम्हारी हमने जो है वो फरिश्तों से हमने डेटा सारा आपका निकलवा लिया है, तो आपने 60 साल जीना है, तो 60 साल की आपकी गंदम जो है वो हमने इकट्ठी मंगवा के आपके लिए रख दी है, तो वो आप अभी बैठ के खा लें, तो वो छोटा बच्चा नहीं खा सकता। तो ये जो आपके लोगों की वोकैबुलरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये आप लोगों ने सॉल्व करने होते हैं ओवर द ईयर्स, ठीक है। अभी मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हुए 12 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी मैं अगर अपने इंग्लिश की वोकैबुलरी को कंपेयर करूँ तो मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ भी नहीं आता, ठीक है। मेरी जो वोकैबुलरी है वो इंग्लिश की जो टोटल वोकैबुलरी है उसका लेस देन 1% होगी, शायद हो सकता है कि 0.5% से भी कम हो, 0.1% से भी कम हो, ठीक है। लेकिन क्या है कि अब मैं इस चीज को लेके अपना सर भी नहीं पीट सकता, तो और मैं अपनी लर्निंग को स्टॉप भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुझे क्या है, मुझे सीखते रहना है। क्वीन एलिजाबेथ जो थी, क्वीन एलिजाबेथ के बारे में ये कहा जाता था, वो क्वीन थी बरतानिया की, उसके बारे में ये कहा जाता था कि वो भी जो है वो इवन इन हर 90s, व्हेन शी वाज इन हर 90s, तो वो डेली बेसिस पे वो वोकैबुलरी जो है उसका उनका 10 मिनट का सेशन होता था, जिसमें उनको एक टीम जो है वो वर्ड ऑफ द डे आके बताती थी, वर्ड ऑफ द डे कि एक नया वर्ड जो है वो क्वीन को बताते थे कि नाउ दिस इज अ न्यू वर्ड इन इंग्लिश वोकैबुलरी, ठीक है। इसी तरीके से जो आपके राइटर्स होते हैं, उर्दू के राइटर्स की बात कर लें, बड़े बड़े जो राइटर्स होते हैं, वो आपने देखा है कि वो आप आखिरी उम्र तक किताबें पढ़ते रहते हैं। वो क्यों किताबें पढ़ते रहते हैं? क्योंकि वोकैबुलरी एक ऐसा समंदर है कि जिसमें आपको हर वक्त तैरते रहना है, तभी जाके आपकी वोकैबुलरी जो है वो वर्किंग वोकैबुलरी आती है। तो आप पढ़ते रहें, बुक्स पढ़ते रहें, आप आसपास मार्केट जाते हैं, आप कपड़े में मेरी आदत यह है कि मैं एक शर्ट भी खरीदता हूँ तो उस शर्ट का जो टैग होता है उस टैग को भी मैं पढ़ लेता हूँ कि उसमें हो सकता है मुझे कोई नया वर्ड मिल जाए। तो वोकैबुलरी आप इस तरीके से इकट्ठी करते हैं। हदीस पाक है कि जो इल्म है वो मोमिन की ज़ादे राह है, जहां से भी पढ़े, जहां से भी मिले वो उसको ले लें। तो वोकैबुलरी जो है वो आप उसको बेटा इस तरीके से इंप्रूव करते हैं। अच्छा सर, डिफरेंस बिटवीन पर्सोनिफिकेशन एंड ट्रांसफर्ड एपिथेट एंड हाउ टू आइडेंटिफाई इट। पर्सोनिफिकेशन तो एक जनरल फिनोमिनन है, जो ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है उसके अंदर एक ट्रेस ऑफ ट्रेस ऑफ एक तरह से कह लें कि पर्सोनिफिकेशन होता है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल आई हैड अ स्लीपलेस नाइट, अब उसमें अगर आप उसका जो सोर्स है, यानी कि जो एपिथेट ट्रांसफर हो रही है, अगर उसका सोर्स भी सेंटेंस के अंदर मौजूद है कि कहाँ से उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक ट्रांसफर्ड एपिथेट है। लेकिन अगर उसका कोई सोर्स एंटीसीडेंट उसका मौजूद नहीं है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि वो एक पर्सोनिफिकेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि स्लीपलेस नाइट्स स्लीपलेस नाइट्स आर डेंजरस, स्लीपलेस नाइट्स आर डेंजरस। अब ये जो आपने स्लीपलेस नाइट कहा है, इसमें आप सिर्फ नाइट की ही बात कर रहे हैं, नाइट की ही बात कर रहे हैं, इसका रेफरेंस बैक पे कोई या बाद में या इससे पहले मौजूद नहीं है। तो ये इसका मतलब ये कि यहाँ पे ये पर्सोनिफिकेशन है, आप नाइट्स की बात कर रहे हैं और नाइट्स को आप जो है वो एक ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि आई हैड अ स्लीपलेस नाइट, तो इसका मतलब ये कि आप अपनी बात कर रहे हैं, और अपनी बात करते वक्त आपने अपनी जो क्वालिटी थी, अपना जो एपिथेट था,
उसको आपने क्या किया, उसको आपने रेफर कर दिया या ट्रांसफर कर दिया किसी और एक चीज की तरफ जो कि सेंटेंस के अंदर मौजूद थी, तो दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है। अच्छा, अबीरा इज सेइंग ही इज नॉट अ लायन, सो अगर हम नॉट ऐड करें तो भी ये मेटाफोर होगा जी, बिल्कुल। अगर आप कहते हैं कि ही इज नॉट अ लायन तो भी ये मेटाफोर है। ठीक है, तो भी ये एक मेटाफोर ही है। ठीक है, तो भी ये एक मेटाफोर है। ही इज नॉट अ लायन तो भी एक मेटाफोर है। सर पैराडॉक्स एंड मेटोनिमी सेम है, आपने दोनों का बताया था कि किनाया है। नहीं, पैराडॉक्स के अंदर लाजमी नहीं है कि पैराडॉक्स के अंदर किनाया होता है। पैराडॉक्स के अंदर कोई उस तरीके का किनाया नहीं होता, पैराडॉक्स के अंदर अब्सर्डिटी होती है। पैराडॉक्स और मेटोनमी बिल्कुल भी सेम नहीं है, पैराडॉक्स एक बिल्कुल अलग चीज है और जो मेटोनमी है वो एक बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है। मेटोनमी में आप एक चीज, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप कहते हैं कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो उसमें चाइल्ड जो है वो किसी दूसरी चीज की तरफ रेफर थोड़ी कर रहा है। या चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो यहाँ पे फादर किसी दूसरी चीज की तरफ रेफर थोड़ी कर रहा है। किनाया में तो ये होता है कि आपके सामने एक मौजूद होती, एक वर्ड मौजूद होता है और उसकी रम्ज या उसका इशारा किसी दूसरी तरफ होता है। पैराडॉक्स के अंदर किसी दूसरी चीज की तरफ इशारा नहीं किया जा रहा होता। अच्छा, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब इन अ सेंटेंस। अब एडवर्ब का ऑर्डर जो है उस तरीके से कोई स्पेसिफिक नहीं होता। एडवर्ब के मुतालिक जो एक जो वर्किंग रूल है, मतलब कोई इसके हवाले से कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, लेकिन ऑर्डर ऑफ एडवर्ब के मुतालिक जो एक वर्किंग रूल है वो यही है कि एडवर्ब सेंटेंस के अंदर जिस चीज को मॉडिफाई कर रहा होता है, क्योंकि एडवर्ब जो है वो तीन चीजों को मॉडिफाई कर सकता है। वो एक वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, एक दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है। तो एडवर्ब के मुतालिक ये होता है कि यूजुअली ऐसे होता है कि एडवर्ब जिस चीज को मॉडिफाई कर रहा होता है उसको उसके साथ ही लगाया जाता होता है। ठीक है, उसके साथ उसको लगाया जाता होता है। ठीक है। लेकिन जो एडवर्ब फ्रेजेस की सूरत में होते हैं, फ्रेजेस की सूरत में, तो उसमें ये होता है कि आप जो फ्रेजल एडवर्ब्स होते हैं जो फ्रेज की सूरत में होते हैं उनको आप सेंटेंस के शुरू में भी ला सकते हैं और आखिर में भी ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये भी कह सकते हैं कि लास्ट वीक वी वेंट टू कराची, और आप ये भी कह सकते हैं कि वी वेंट टू कराची लास्ट वीक। ठीक है। इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इन द पार्क, इन द पार्क वी सॉ अ पीकॉक, और आप ये कह सकते हैं कि वी सॉ अ पीकॉक इन द पार्क। ठीक है। तो अदर देन दैट ऑर्डर ऑफ एडवर्ब जो है उसके हवाले से कोई एक सिग्निफिकेंट स्टैंडर्डाइज्ड रूल जो है वो नहीं है। ठीक है। ओके। ये हो गया पर्सोनिफिकेशन वाला। और अच्छा, उसके बाद अच्छा, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव जो है एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स आ सकते हैं, तो उस ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव जो है उसको बेसिकली याद रखने का जो तरीका है वो ये है कि जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को नॉर्मली मैं बताता हूँ, दैट इज वन क्यू सैश, वन क्यू सैश कॉम, वन क्यू सैश कॉम। ये आप याद याद रख लें। वन का मतलब क्या है? वन का मतलब है क्वांटिटी, यानी सबसे पहले ऑर्डर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आता है। क्यू का मतलब है क्वालिटी, फिर उसके बाद एस का मतलब है साइज, ए का मतलब है एज, एस का मतलब है एस एच का मतलब है शेप, सी का मतलब है कलर, और ओ का मतलब है ओरिजिन। ठीक है। और एम का मतलब है मटेरियल, और पी का मतलब है पर्पस। तो इस ऑर्डर में जो है वो एडजेक्टिव्स आते होते हैं। ठीक है, इस ऑर्डर ऑर्डर में जो है वो एडजेक्टिव्स आते होते हैं। ठीक है। अच्छा, यस, ओरिजिन कंट्री को डोनेट करता है नॉर्मली। कंट्री को डोनेट कर सकता है, जगह को भी, एशिया को कर सकता है, सिटी को कर सकता है, लाहौरी। ठीक है, लाहौरी। इसी तरीके से किसी जगह को भी कर सकता है, सिर्फ कंट्री को नहीं, प्लेस को, रीजन को, इस तरीके से कर सकता है।
हाँ जीशान, ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं ये इसको कॉपी करके सबके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है। जीशान वाज सेइंग कि अगर एक से ज्यादा एडवर्ब्स हों तो उसका क्या होता है, यस, एमपीएफटी इसको हम लोग बोलते होते हैं, एमपीएफटी। अब एमपीएफटी क्या है? एमपीएफटी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि सबको नजर आए। इफ मोर देन वन एडवर्ब्स आर यूज्ड इन अ सेंटेंस देन वी, सबसे पहले मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर पहले आता है, फिर उसके बाद प्लेस, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, और फिर उसके बाद टाइम। और ये जरूरी नहीं होता, अगेन वही चीज है कि जैसे मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे कहा ना कि फ्रीक्वेंसी, तो आप यहाँ पे ये भी हो सकता है ना कि ऑलवेज माई फादर ऑलवेज प्लेज माई फादर ऑलवेज प्लेज पियानो वेरी ब्यूटीफुली। ठीक है। तो अब इसमें देखें ना कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई इसका वर्किंग रूल नहीं है। ठीक है। अब इसमें देखें कि ऑलवेज जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये पहले आया हुआ है। प्लेस पियानो वेरी ब्यूटीफुली, वेरी जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है, और ब्यूटीफुली मैनर है, तो ये सबसे लास्ट पे आया हुआ है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, होगा, ये तो एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है। अब देखें एडजेक्टिव क्लॉज ये है, लेकिन ये जरूर ये तो नहीं है ना कि एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू नहीं हो सकती। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो अब इसमें हु हेल्प देमसेल्व्स है, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि दोज को मॉडिफाई कर रही है, लेकिन इसके अंदर हु जो है दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, दैट इज नॉट अ रिलेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, फिर उसके बाद एक और सवाल था ऊपर एक बच्चे का कि व्हाट इज एनस्ट्रफी, एनस्ट्रफी क्या होती है? ठीक है, एनस्ट्रफी, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एनस्ट्रफी? एनस्ट्रफी होता है कि जब आप किसी भी सेंटेंस का जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है उसको आप इन्वर्ट कर देते हैं, इन्वर्जन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि आई लाइक बुक्स, आई लाइक बुक्स, अगर आप कहते हैं कि बुक्स आई लाइक, बुक्स आई लाइक, बुक्स आई लाइक, तो अब ये बुक्स आई लाइक जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एनोस्ट्रफी। अच्छा, उसके बाद सर एक एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ प्ले, उसकी समझ नहीं आती कि कितने हैं और कौन कौन से हैं। देखिए जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ प्ले हैं वो कौन कौन से हैं? डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ प्ले वही है, प्लॉट, कैरेक्टर्स, डायलॉग्स, थीम्स, सेटिंग। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं। अब उसमें से जो सबसे डिस्टिंक्ट है वो प्लॉट है, ऑब्वियसली प्लॉट है, फिर उसके बाद कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहले प्लॉट है, फिर कैरेक्टर्स हैं, फिर उसके बाद उसमें सेटिंग तीसरे नंबर पे आती है। अच्छा, उसके बाद ये है कि सर डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड कॉन्क्रीट नाउन। देखें जो मटेरियल नाउन है ना वो बेसिकली कॉन्क्रीट नाउन की ही एक फर्दर टाइप है। मटेरियल नाउन्स जो होते हैं ना, वो कॉन्क्रीट नाउन की ही एक फर्दर टाइप है। ऑल मटेरियल नाउन्स आर कॉन्क्रीट नाउन, बट नॉट ऑल द कॉन्क्रीट नाउन्स आर मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब बुक है, बुक, तो बुक एक कॉन्क्रीट नाउन है, बुक जो है ये कॉन्क्रीट नाउन है, लेकिन ये मटेरियल नाउन नहीं है। लेकिन जब हम मटेरियल्स की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, सिल्वर एक मटेरियल नाउन है, कॉपर जो है ये एक मटेरियल नाउन है। ठीक है। कोबाल्ट एक मटेरियल नाउन है, सैंड एक मटेरियल नाउन है, डायमंड एक मटेरियल नाउन है। तमाम मटेरियल नाउन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? तमाम मटेरियल नाउन्स कॉन्क्रीट नाउन्स होते हैं, लेकिन सारे मटेरियल जो कॉन्क्रीट नाउन्स होते हैं वो मटेरियल नाउन्स नहीं होते हैं। अच्छा, सर आज 10 बजे क्लास नहीं होगी? कौन से 10 बजे क्लास? नहीं, आज तो संडे है भाई, आज तो ये आप लोगों को शुक्र शुक्र शुक्रगुजार होना चाहिए कि संडे वाले दिन भी मैं आप लोगों को जो है वो आप लोगों के साथ बैठा हुआ और आप लोगों को लाइव सेशन दे रहा हूँ। अच्छा, एग्जाम्पलीफाइज personification, river of blood flowed on the battlefield, camel is the ship of desert, death lays his icy hands on king, oh my love, is this oh my love is like a red rose। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये सवाल है एक फातिमा का कि इसमें से रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड ऑन द बैटलफील्ड, फिर उसके बाद कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन द किंग्स, एंड ओ ये ओ माई लव है या माई लव इज लाइक अ रेड रोज? यहाँ पे शायद होगा माई लव, माई लव इज लाइक अ रेड रोज।
अब इसमें जो पहला सेंटेंस है, रिवर ऑफ ब्लड्स फ्लोड ऑन द बैटलफील्ड, तो ये हाइपरबल है। ये क्या है? ये हाइपरबल है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैजरेशन हो रही है। कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ये मेटाफोर है। ठीक है, ये क्या है? ये मेटाफोर है। उसके बाद नेक्स्ट है कि डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। अब इसमें देखें ना, डेथ के आइसी हैंड्स, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। ये जो है ये क्या है? ये पर्सोनिफिकेशन है। और माई लव इज लाइक अ रेड रोज, माई लव इज लाइक अ रेड रोज, तो ये सिमिली है। ये जो है वो ये सिमिली की एक एग्जांपल है। सर कैन वी चेंज वाइल चेंजिंग नरेशन, कैन वर्ब चेंज वाइल चेंजिंग नरेशन? वर्ब का स्ट्रक्चर तो चेंज होता है, वर्ब का स्ट्रक्चर तो चेंज होता है, यानी कि उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होती है, उसके हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते हैं, लेकिन वर्ब को थोड़ी चेंज कर सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर अगर है कि अली सेड आई एम वॉचिंग कार्टून्स, तो आप वॉचिंग को आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि अली सेड आई एम ईटिंग कार्टून्स। वर्ब को चेंज नहीं कर सकते, वर्ब का स्ट्रक्चर जो है, वर्ब का जो पैटर्न है, वर्ब का जो स्कीमा है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो स्कीमा होता है उसको चेंज कर सकते हैं। सर एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज का डिफरेंस बता दें। देखें, ये बच्चों वाले सवाल हैं। एडजेक्टिव क्लॉज एक ऐसी क्लॉज होती है जो सेंटेंस के अंदर वही काम कर रही होती है जो एडजेक्टिव करता है, और नाउन क्लॉज वो होती है, एक ऐसी क्लॉज होती है जो सेंटेंस के अंदर वही काम कर रही होती है जो एक नाउन करता है। जहां पे नाउन आता है वहां पे आप क्लॉज ले आए तो दैट इज अ नाउन क्लॉज, जहां पे एडजेक्टिव आता है वहां पे क्लॉज ले आए, वो एडजेक्टिव क्लॉज है। प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो सारा का सारा प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई कर लें, उसके अलावा पूरा सेंटेंस जो है दैट इज द प्रेडिकेट। शी इज एज क्यूट एज चेरी ब्लॉसम, तो इज जो है ये लिंकिंग वर्ब है। जी अबीरा, बिल्कुल यहाँ पे इज जो है दैट इज अ लिंकिंग वर्ब। ठीक है, दैट इज अ लिंकिंग वर्ब। ऑल राइट, सो आवर क्लास इज अबाउट टू एंड। आई होप कि हमने काफी सारे जो यस, लास्ट क्वेश्चन अब्दुल्ला अमजद का, व्हाट इज वन एक्ट प्ले? तो वन एक्ट प्ले एक ऐसा प्ले होता है, एक ऐसी कहानी होती है जो एक ही सेटिंग के अंदर, एक सेटिंग के अंदर कहानी शुरू होती है और उसी जगह पे ही खत्म हो जाती है। एक एक्ट होता है। एक्ट आप इस तरह से समझ लें कि जैसे मिसाल के तौर पर आप एक फिल्म बना रहे हैं, आपने यहाँ पे कैमरा लिया, एक आपने शॉट ले लिया, उसके बाद आप एक दूसरी जगह पे चले गए, वहां पे जाके आपने एक दूसरा शॉट लिया, फिर एक तीसरी जगह पे कहानी चली गई। मतलब कहानी बादशाह के महल में है, बादशाह के महल से वो मैदान जंग में चली गई, मैदान जंग से वो किसी दूसरे महल में चली गई, बादशाह के कमरे में आ गई, मलका के कमरे में कहानी चली गई। एक आधा पार्ट यहाँ पे आधी एक्टिविटी यहाँ हो रही है, फिर वहां हो रही है, फिर वहां हो रही है। तो ग्रेजुअली जब आप कहानी को करती है, प्रोग्रेस करती है, डेवलप होती है, तो उसमें फिर वो 5 एक्ट्स हो सकते हैं, 3 एक्ट, इनिशियली 7 एक्ट्स होते थे, फिर शेक्सपियर ने 5 एक्ट प्लेज लिखे, फिर उसके बाद 3 एक्ट प्लेज आए। तो इस तरीके से रिड्यूस होता होता वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले एक ऐसा प्ले होता है जो वन सेटिंग की कहानी बताता है, जहां पे कहानी शुरू होती है उधर ही कहानी जो है वो खत्म हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड वन एक्ट प्ले। ठीक है, वन एक्ट प्ले। सर क्लास शुरू हुए कितना टाइम हो गया? बेटा 1 घंटा हो गया, क्लास खत्म होने वाली है। वी आर इन द लास्ट 1 मिनट। नहीं, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज तो प्ले है ही नहीं। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज तो बेटा नॉवेल है। ये आप फर्क समझें कि लॉर्ड ऑफ द जो नॉवेल होता है वो ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा होता है, वो नरेशन होती है। जबकि जो प्ले होता है या ड्रामा होता है उसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज और अपनी डायलॉग्स और अपनी कॉन्वर्सेशंस के थ्रू कहानी बताते हैं। जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है उसमें हमें कहानी विलियम गोल्डिंग बता रहा है, जबकि जो प्रोग्रेस प्ले है उसमें हमें कहीं पे भी ऑथर नजर नहीं आता, उसमें कैरेक्टर्स अपनी कहानी खुद बता रहे होते हैं। आयशा सिंह सर, आपको मैंने आपको पहले एमसीक्यूज का बताया था जिसमें देयर नरेशन चेंज होती है, एक ऑप्शन में देयर चेंज होता है और बाकी में वर्ब चेंज होता है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बेटा अभी आपका एम्बिगुअस सवाल है, अब इस तरह तो मुझे समझ नहीं आएगा कि आप सवाल जब तक मेरे सामने मौजूद नहीं होगा तो तब तक मुझे समझ नहीं आएगा। प्ले इज ऑलवेज रियल, नहीं, प्ले बिल्कुल भी, प्ले रियलिटी बेस्ड हो सकता है। प्ले या कोई भी नॉवेल जो है, देखिए लिटरेचर है ना, लिटरेचर तो रियलिटी बेस्ड हो सकते हैं, बट रियलिटी होती नहीं है। जो बिल्कुल रियलिटी होती है उसको हम लोग फिर वो नॉवेल या प्ले या नहीं, उसमें नहीं आते होते। रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में हिस्ट्री की जो बुक्स होती हैं, हिस्ट्री बुक्स, वो रियलिटी होती हैं। ठीक है,
डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो रियलिटी हो सकती हैं, नॉवेल, प्ले, पोएट्री, ये रियलिटी बेस्ड तो हो सकते हैं लेकिन रियलिटी नहीं होते। ठीक है। अच्छा, लिंकिंग वर्ब, एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये मैं समझा चुका हूँ, आप इस लेक्चर को दोबारा सुन लीजिएगा। अच्छा, ससी इज बेटर, अभी काफी बेहतर है माशाल्लाह, काफी बेहतर है। अभी आई हैव टू, शी वाज क्राइंग कि मुझे स्लाइम चाहिए, स्लाइम चाहिए, तो मैंने उसको कहा है कि मैं क्लास ले लूँ, फिर उसके बाद आई टेक यू आउट एंड आई बाय यू स्लाइम। तो अभी आई एंड दिस क्लास और फिर आई टेक हर आउट एंड आई बाय हर स्लाइम एंड all the other things that she wants. Okay, so take care of yourselves. Zishan is saying sir, translation or dialogue. तो I personally would go for dialogue. I'll never ask my students to go for translation क्योंकि मुझे आप लोगों के पे यकीन ही नहीं है, मुझे आप लोगों पे कोई भरोसा नहीं है, आप ट्रांसलेशन में ब्लंडर्स मारते हैं। तो मैं यही बच्चों को कहता हूँ कि गो फॉर द डायलॉग। ठीक है, ऑल राइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।